हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी पहली वीडियो, जो कि बायोलॉजी में जो 11th क्लास की बायोलॉजी है उसका जो लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका पहला चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से। पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है 11th क्लास की बायो में फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जूलॉजी में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है। पहले उसे अपना धीरे धीरे उसको कवर करेंगे पूरी को अच्छे तरीके से, जो एकदम सेट है दिमाग में। उसके बाद जो है हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में जो पहला पैरा है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन नॉर्मल भाषा में, एक अगर तुम्हें सिंपल समझना है तो डाइजेशन क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करने को ही हम डाइजेशन कहते हैं। मतलब पूरे एक रोटी का टुकड़ा जो आपने खाया वो पूरा ब्रेक डाउन होके आपके इतने छोटा सेल, जो आपकी बॉडी में जरा से सेल को उसके अंदर से न्यूट्रिशन मिल जाना, उसे हम डाइजेशन कहेंगे, अगर सिंपल भाषा में आपको समझना है तो। अब ये जो प्रोसेस, इतना बड़ा जो प्रोसेस हुआ, ये पूरा टुकड़ा टूट के जरा से उसमें उससे जो मिनरल्स न्यूट्रिशन निकले वो कैसे निकले? वो दो तरीके से निकलते हैं। वो मैकेनिकली निकलेंगे और एक बायोकेमिकल प्रोसेस की मदद से भी निकलेंगे। मैकेनिकल प्रोसेस, अब देखिए जो डाइजेशन होता है ना हमारे बॉडी में, वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हम बाइट लेने के बाद उसे निगलने के बाद पेट में ही जाएगा तभी वो डाइजेशन शुरू होगा, नहीं। डाइजेशन जो शुरू होता है ना हमारे अंदर, वो माउथ में ही शुरू हो जाएगा। माउथ में कैसे? माउथ में जो हमारे टीथ हैं ये काटने का काम करते हैं। अब इतना बड़ा बाइट लोगे तो आप चबाओगे बढ़िया तरीके से, जैसे डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए नॉर्मल फूड को, बड़े से छोटे से टुकड़े को। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो मैकेनिकल प्रोसेस आप जितना यहाँ कर लोगे माउथ में, उतना आपके पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी। इन द सेंस क्यों? आप उसे इतना, फिर भी आप माउथ में इतना नहीं तोड़ पाओगे कि वो सेल को एब्जॉर्ब हो जाए। फिर भी पेट को थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना हो सके आप उसे तोड़ लीजिए जिससे पेट को कम वर्क करना पड़े। तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, जो हम बकल कैविटी मतलब माउथ में जो हमारे टीथ प्रेजेंस है उसे काटना फाड़ना, ये सब आपका मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर आता है। अब आते हैं हम बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब जो बायोलॉजिकली हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। इसमें आपका मदद करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स एंजाइम्स जो हमारा लीवर है, पैनक्रियाज है, ये सब एंजाइम्स रिलीज करते हैं। लेकिन एंजाइम्स रिलीज तो हो जाएंगे, लेकिन वर्क कब करेंगे? वर्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मतलब वाटर की प्रेजेंस में ही वो काम करेंगे, वरना निकलते रहेंगे पड़े रहेंगे, क्या फायदा? हमें तो कुछ उन्हें, क्योंकि एक डायरेक्शन देने वाला नहीं होता एक तरीके से, अगर आप समझो। हाइड्रोलेज वर्ड क्यों है? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ही वो काम करेंगे, वरना वो निकलते रहेंगे, रिलीज हो जाएंगे। मान लो पैनक्रियास ने निकाल दिया भाई अपना पैनक्रियाटिक जूस, लेकिन उसे वाटर नहीं मिला, वो वर्क नहीं करेगा, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स फूड ऐसे ही पड़ा रहेगा पेट में। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये वाटर की प्रेजेंस में ही वर्क करते हैं, और वाटर इसलिए नेसेसरी बताया गया है। वाटर ऑल एंजाइम आर हाइड्रोलेज। ठीक है, अब वाटर सिर्फ एंजाइम्स को ही एक्टिवेट नहीं करता, उन्हें काम नहीं देता, दूसरा भी काम है। वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी बॉडी में दिन भर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उन सब में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? मेटाबॉलिक में प्रोसेस दो होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल एब्जॉर्बेबल मतलब टूटना। ठीक है, कैटाबॉलिज्म हो गया टूटना, और एनाबॉलिज्म हो गया जुड़ना। ये मार्कर है, इससे ये कैप टूट गया तो ये कैटाबॉलिज्म, अब ये जुड़ गया तो ये एनाबॉलिज्म। सिंपल इतना है और कुछ नहीं है, और इन दोनों को मिलाकर, ये टूटना और जुड़ने को मिलाकर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो वाटर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है कि चल भाई चल पैनक्रियाज ये तोड़, लीवर से जो बाइल जूस निकला तो ये काम कर। ये काम किसका है? वाटर का है। नहीं तो एंजाइम्स ऐसे ही निकलेंगे और रिलीज हो जाएंगे, अपना काम वाम कुछ नहीं करेंगे। वाटर इनका एक तरीके से लीडर समझ लीजिए एंजाइम्स को वर्क कराने के लिए। दूसरा, वाटर मेटाबॉलिक प्रोसेस में मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा। तो इतना समझ में आ गया डाइजेशन क्या है। डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में टूटना, और किसकी द्वारा? मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस जो हमने माउथ में किया, बकल कैविटी के अंदर टीथ की मदद से, और बायोकेमिकल प्रोसेस जो एंजाइम्स की मदद से हमारे पेट में होता है। खाली पेट में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो हम आगे बताएंगे। एब्जॉर्प्शन एक जगह नहीं होता पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे, बताओ कहाँ पे? ईसोफेगस। ईसोफेगस में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता,
सिर्फ एक ईसोफेगस ही ऐसी है जहाँ पर डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जो इसमें अगला टॉपिक होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है आपकी दोनों चीज आएंगी, आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी आएंगी, मतलब जितनी भी आपकी ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं वो भी आएंगी, और आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल भी आएगी। अब ये ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, काफी बच्चों को ये डाउट होता है कि वो ईसोफेगस को ही एलिमेंट्री कैनाल समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। ईसोफेगस जो है वो फूड पाइप है। फूड पाइप मतलब जो हमारे फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक हमारे फूड को कैरी करती है, सिर्फ इतना काम है ईसोफेगस का, और कुछ काम नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारी माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल यहाँ माउथ से शुरू हो जाएगी और एनस तक जाएगी, और इसकी जो लेंथ होती है वो 6 से 9 मीटर तक होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल 6 से 9 मीटर तक होती है। पहले ही अपना डाउट ये हो गया। ठीक है, दूसरा, हमने जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। एक होगी फोरगट, एक है मिडगट, एक हिंडगट। फोरगट मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका ह्यूमन बीइंग है, ये इसका ये माउथ हो गया, और ये इसकी यहाँ से ये ईसोफेगस हो गई, ईसोफेगस के बाद ये आपका स्टमक हो गया, स्टमक से आपकी जेजुनम, जेजुनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, इलियम के बाद ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एक रफ डायग्राम, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये आपका यहाँ पे एनस, ये हो गया। तो फोरगट होता है, फोरगट मतलब ये जो आपका यहाँ का ये माउथ का जो पार्ट है, मतलब ये इसमें फोरगट में आपका होता है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी, माउथ, ये आपका आता है फोरगट में। और हिंडगट, हिंडगट में आती है आपकी एनल कैनाल, नीचे का पार्ट एनल कैनाल। एनल कैनाल के बाद ये जितना भी रेस्ट पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब आता है आपका मिडगट में, यानी कि मिडगट सबसे बड़ी गट है, और इसके अंदर जो बीच का पोर्शन होता है ये सब मिडगट के अंदर आता है। फोरगट के अंदर आपका माउथ ओरल कैविटी, और हिंडगट के अंदर आपकी एनल कैनाल। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स होती हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसमें आपकी होती है, पहली होती है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर पैनक्रियाज, फिर लीवर, और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो 3 होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड 3 होती हैं, और ये हमारे बगल कैविटी में इनकी ओपनिंग होती है। प्रेजेंट ये बगल कैविटी से बाहर होती हैं, लेकिन जो इनकी ओपनिंग है सलाइवरी ग्लैंड्स की, ये सब हमारी बगल कैविटी में होती है। और ये बाकी जितनी भी ग्लैंड्स है फर्दर पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को, ऐसे लेके चलेंगे। पहले जो जितना भी पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स बताए हुए हैं आपको, ये पहले स्टेप वाइज ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सारी ग्लैंड्स, और उसके बाद इन ग्लैंड्स से निकले हुए एंजाइम्स कैसे हमारे फूड को डाइजेस्ट, मतलब स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं, वो पढ़ेंगे। वरना इसमें खिचड़ी पक जाएगी, आपको भी समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मुझे भी। तो पहले हम ये एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो जो पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है बगल कैविटी, जिसे हम ओरल कैविटी भी कह देते हैं। बगल कैविटी कुछ नहीं है, बस ये डायग्राम आप अगर समझ लो तो बगल कैविटी इसमें ही पूरी हो जाएगी आपकी। बगल कैविटी है स्पेस इनसाइड माउथ, माउथ के अंदर जो भी स्पेस है हमारा, जैसे ये यहाँ पे टंग वंग टीथ ये प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बगल कैविटी कहते हैं। ठीक है, बस एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है वो होती है वेस्टिब्यूल्स, ये है इसकी इंपॉर्टेंट टर्म जो इंपॉर्टेंट है। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या है? स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे ये जुबा केसरी वाले भाई है ना, वो सब यही है। आपने देखा होगा खैनी, खैनी जो कहते हैं खैनी, वो अपनी खैनी बनाई रगड़ी रगड़ी और यहाँ रखते हैं, यहाँ होंठ के बीच में, कहाँ? होंठ और चीक के बीच में। तो जो एरिया इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। एक टर्म ये है, वैसे ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टर्म है वेस्टिब्यूल। अब ये डायग्राम देखिए, ये बगल कैविटी का डायग्राम है आपका। ठीक है, ये जितनी भी ये एरिया है यहाँ पे, जितनी भी एरिया दिख रही है ये आपकी ओरल कैविटी। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी होगी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जो ये होते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। आपका ये माउथ हो गया, यहाँ पे टीथ हो गई, ये जो टीथ है ये आपकी टंग हो गई। ठीक है, ये आपका इतना माउथ, टीथ एंड टंग, ये आपके बगल कैविटी के अंदर आते हैं। उसके बाद ये देखिए आप ऊपर का जो, ये जो ऊपर का तालवा होता है ना, तालवा, इसे पैलेट कहते हैं, पैलेट इंग्लिश में। तो ये आगे का जो हिस्सा होता है, आप टच करके देखिए, अगर आप अंगूठा लगा के देखेंगे तो आगे का जो हिस्सा होता है ना ऊपर का तालू का, तो ये हार्ड होता है, और धीरे 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 जैसे हम पीछे जाते जाएंगे ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। और यहाँ पे ग्रुप बन जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बना रखी है आपके लिए, ये तो ये होगा आपका हार्ड पैलेट, और ये पीछे जो यहाँ पे दिखाएगा ये होगा सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। अब एक यहाँ पे यूवुला होगा, यूवुला एक तरीके से, ये जो इंटरनल नोस्ट्रिल है ये वाला, ये जो इंटरनल नोस्ट्रिल है
इसका एक तरीके से आप इसे ढक्कन समझ लीजिए। ये यूवुला, ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। जो हमारा आखिरी में जो सॉफ्ट पैलेट होता ये बाद में इसमें मॉडिफाई हो गई यूवुला बनाता है। यूवुला जो है हमारा जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, बगल कैविटी के अंदर जो अंदर की पीछे की तरफ ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है, ये उसका एक तरीके से ढक्कन मतलब क्लोज करने का काम आता है उसके ये, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब तबीयत खराब होती है आदमी को, अगर उल्टी आती है तो उल्टी में जब यहाँ से अध कचरा भोजन होता है, जब वो एकदम फोर्स से निकलेगा तो वो यहाँ से भी जाएगा, लेकिन कभी कभी फोर्स की वजह से ये दिमाग इसे बंद करने का सेंस नहीं कर पाता, तो वो कभी देखा होगा आपने यहाँ से आपके नाक से भी आ जाता है उल्टी करते समय। तो वो यही है कि यहाँ पे उल्टों का ढक्कन क्लोज नहीं हो पाता, एक तरीके से ये समझ लीजिए। जब आप अपना खाना इंगल्फ करेंगे मतलब निकलेंगे, तो भगवान ने ये इसलिए दे रखा है कि आप इसलिए पीछे से पीछे पुश होके ये ढक्कन बंद कर दे और आपका जो भोजन है, खाना है, वो सीधा आपकी ईसोफेगस में ही जाए, ऊपर ना चला जाए। ये इसका इसका ये काम होता है, सिर्फ इतना, ठीक है। यहाँ पे ये आपके नेसल चैम्बर हो गए, नेसल चैम्बर ये ऊपर, ठीक है। ये आपका इंटरनल नोस्ट्रिल हो गया, टीथ टंग हो गए। तो इसमें जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, यहाँ पे ये जो रीजन है, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स से लगी हुई दो पाइप होते हैं, पाइप समझ लो आप, एक होता है फूड पाइप, एक होता है एयर पाइप जहाँ से हम सांस लेते हैं, ये आगे जाके हमारे लंग्स से कनेक्ट होती है। तो जो लंग्स वाला पाइप होता है इसे हम कहते हैं ट्रैकिया, और ये जो फूड पाइप होता है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब जैसे मान लीजिए ईसोफेगस है, ये मार्कर ईसोफेगस है, तो ये उसकी ओपनिंग जो है ऊपर की ओपनिंग, इसे तो हम कहेंगे गुलिट, ठीक है। और इसकी जो ट्रैके की जो ओपनिंग होती है इसे कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है। और इन दोनों पाइप को, जैसे यहाँ पे इंटरनल नोस्ट्रिल में ये यूवुला काम कर रहा था, यहाँ पर एक तरीके से इसके ढक्कन का काम यही कर रहा था यूवुला, और इन दोनों के लिए एक कॉमन यहाँ पर वो होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ये यहाँ पर ये लगा होता है छोटा सा, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम खाना यहाँ से टेक इंगल्फ करते हैं तो ये ऊपर वाले यहाँ से नोस्ट्रिल, यहाँ नेसल चैम्बर में न चला जाए, इसलिए ये इंटरनल नोस्ट्रिल ऊपर, इंटरनल नोस्ट्रिल का जो ये होल है, ये यूवुला की वजह से, यूवुला की मदद से ऐसे बंद हो जाता है। आपने देखा होगा गले के अंदर जो टंगा जाता है पीछे की तरफ यार, उसे यूवुला कहते हैं। तो यूवुला ये ऊपर इंटरनल नोस्ट्रिल बंद कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमें पता है हम खाना खा रहे हैं, तो ये वाला ईसोफेगस हमें ओपन चाहिए, ट्रैकिया हमें ओपन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं भेजना खाना। तो ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप ऐसे यहाँ पर इस तरीके से ऐसे टर्न होकर इसको यहाँ पर क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से ये पाइप यहाँ पर बंद हो जाएगा, ये वाला पाइप, और यहाँ से आपका फूड इसके अंदर चला जाएगा। इसलिए तो आपने देखा होगा पेरेंट्स कहते हैं कि खाना खाते समय ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हंसी मजाक करते समय हम जब तेज से सांस लेते हैं ना, तो ये वाला जो एपिग्लोटिस है ये खुल जाता है, जिसकी वजह से खाना यहाँ ना जाकर वो हल्का सा कुछ पार्टिकल्स यहाँ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फंदा लग जाता है, देखा होगा आपने खाना खाते हुए। तो ये थी आपकी पहली बगल कैविटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ के बारे में भी अभी ह्यूमन टीथ का मैं डायग्राम बना दूंगा आपको, उससे कंफर्म हो जाएगा, और थोड़ी बहुत थ्योरी भी है। हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है ह्यूमन टीथ। ह्यूमन के अंदर जो है टीथ तो 4 ही तरीके के होते हैं। पहला है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। इंसीजर जो हमारे आगे वो लगे होते हैं ये, और कैनाइन ये जिनकी नोक निकली रहती है, नोकलेदार। और ये प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होती हैं दाढ़ होती हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स जो पीछे की तरफ दाढ़ होती है, ठीक है। लेकिन जो इनका अरेंजमेंट है ह्यूमन के अंदर, उनके बेस पे इन हमारे टीथों को 4 डिफरेंट अरेंजमेंट में बांटा गया है, ठीक है। पहला अरेंजमेंट है थिकोडोन। थिकोडोन मतलब जब टीथ एक सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका टीथ है, ये इसके नीचे रूट हो गई, और ये टीथ जब ऐसे ये सॉकेट में प्रेजेंट होता है, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं थिकोडोन, ठीक है। बिनोडोंट, इसके ऊपर एक स्मॉल कैप, यहाँ पर जो स्मॉल कैप लगा होता है, उस अरेंजमेंट को कहते हैं बिनोडोंट। उसके बाद जो तीसरा अरेंजमेंट है यह है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट जो है वो भी 2 तरीके के अरेंजमेंट में मिलकर बनता है, जैसे प्राइमरी डेंटिशन और दूसरा है सेकेंडरी डेंटिशन, ठीक है। प्राइमरी डेंटिशन को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो हमारे बचपन में आते हैं दूध के दांत, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में दूध के दांत, और ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, कुछ समय के बाद निकल जाते हैं। और सेकेंडरी डेंटिशन जो हमारे अडल्ट होने पर
आते हैं, इसलिए हम इन्हें अडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ भी कहते हैं। अब सुनिए, ये जो इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर है, इनके अंदर जो प्राइमरी डेंटिशन है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या एब्सेंट होते हैं, कुछ भी इनके और इनके अंदर कुछ अंतर है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ जो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इंसीजर कैनाइन। देखिए इंसीजर को डिनोट कर रहा हूँ मैं आई से, प्लस कैनाइन को सी से, और प्रीमोलर्स और प्लस मोलर्स। ठीक है, इन दोनों इन चारों को मिलाकर हमारे यहाँ हमारे अडल्ट में 32 दांत होते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन कुछ जो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल, लेकिन मिल्क टीथ है भाई, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। तो अपसेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अंदर मिल्क टीथ जो शुरू में आते हैं उसमें प्राइम प्रीमोलर्स नहीं होते, उसमें एक तो प्रीमोलर्स नहीं होते, ठीक है, प्लस जो मोलर है, मोलर भी सिर्फ दो होंगे, मतलब जो दाढ़ है वो सिर्फ दो होंगी, पहली और दूसरी। जो थर्ड दाढ़, जिसको हम अक्कड़ दाढ़ भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, गांव के लैंग्वेज में हम अक्कड़ दाढ़ भी बोलते हैं, वो नहीं प्रेजेंट होती इस मिल्क टीथ के अंदर, मतलब जो हमारी प्राइमरी डेंटिशन है उनके अंदर प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अब डेंटल फॉर्मूला तो आपको पता होगा 2 1 2 3, मतलब 2 2 और 3। ठीक है, दो हमारे अंदर इंसीजर होते हैं, दो, एक कैनाइन और प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ये किस बेस पे दिए गए हैं नंबर, मैं आपको आगे बताऊंगा, जो हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन टीथ के जस्ट बाद डेंटल फॉर्मूला, उसमें बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इंसीजर दो होते हैं, कैनाइन दो, एक कैनाइन एक होता है, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, 2 1 2 3 के बेस पे डिवाइड होते हैं। तो एक तो इसके अंदर इंसीजर प्रेजेंट होता है, दो तो हो गए इंसीजर की, ठीक है, एक हो गया कैनाइन का। ठीक है, अब मोलर तो हमारे नॉर्मल 3 होते हैं, लेकिन इसमें एक अक्कड़ दाढ़ प्रेजेंट नहीं होती, तो मोलर होगा 2। कितना होगा 2, तो 2 2 2 2 2 4 और 1 5, ये होगा 5, 5 मल्टीप्लाई 4 बराबर ये होगा 20 टीथ जो हमारे यहाँ अडल्ट में 32 होते हैं, लेकिन जो दूध के दांत जो शुरू में आते हैं वो होते हैं 20। इसका मैं पूरा आपको फॉर्मूला अभी अगले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, ये हो गए आपके 20 जो आपके डेंटल फॉर्म जो प्राइमरी डेंटिशन में होते हैं, वो होते हैं 20 टीथ। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, और इसका जो वो फॉर्मूला है वो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद अब आओ सेकेंडरी डेंटिशन यानी परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में तो देखो 32 दांत होते हैं, और इसमें तो ये जो यहाँ जो ये एब्सेंट है, जो ये यहाँ एब्सेंट है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी जैसे कि ये दो आपके कैनाइन हो गए, प्लस एक आपका इंसीजर, दो आपके प्रीमोलर, प्लस आपके 3 मोलर, 3 2 5 5 6 7 और 1 8 मल्टीप्लाई 4 बराबर 32। लेकिन इसमें जो ये इसमें भी अगर आपको अगर नॉर्मल में समझाऊं, तो जैसे ये जो 20 है, ये तो चलो इसे ऐसे नहीं समझ के, इसे हम दूसरे तरीके से समझते हैं। इसे इस करो पहले, यहाँ पर इसे ऐसे करो, एक और मैं आपको बताता हूँ। 20 टीथ तो ये होगा जो यहाँ पे आने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 टीथ जो ये दोबारा टूट के दोबारा आने हैं। इसके बाद जो ये आए क्या, एक तो हमारे यहाँ अडल्ट टीथ है उसमें क्या एडिशन हुआ, एक तो प्रीमोलर्स कितने, दो तो प्रीमोलर हो गए, ठीक है, एक आपका मोलर हो गया 3, यानी कि आपके 3 दांत एक्स्ट्रा हो गए। तो 3 बराबर 3 मल्टीप्लाई 4, ये होगा आपके 12 टीथ एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पर, तो 2 20 और ये 12 32, ऐसे 32 होते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर आपके 12 टीथ जो आपके ये एक्स्ट्रा हुए, इन्हें एक और टर्म दी जाती है, इसे कहा जाता है मोनोफायोडोंट। ये जो 12 टीथ आपके एडल्ट होने पर इस 20 टीथ के साथ यहाँ पर जो ऐड हो गए 12 टीथ जो मिलकर 32 बनते हैं, वो होते हैं आपके एडल्ट में। लेकिन ये जो 12 टीथ का अरेंजमेंट आपका बाद में हुआ ना, 2 प्रीमोलर और एक थर्ड अक्कड़ दाढ़ जो अडल्ट में निकलती है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मोनोफायोडोंट। ठीक है,
अब आते हैं आपका चौथा टाइप ऑफ अरेंजमेंट टीथ का, जिसे कहते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब हेट्रोडोंट जो है ना, हेट्रोडोंट अरेंजमेंट जैसे यहाँ पर शॉकेट के बेस हुआ, यहाँ स्मॉल कैप, यहाँ आपका डेंटल फॉर्मूला के बेस पे, मतलब यहाँ परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ में डिवाइड किया। ये जो टीथ डिवाइड किए गए हैं ये किए गए हैं रूट के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रूट यानी कि जड़। देखिए ये जो इंसीजर कैन होते हैं ना, ये जैसा टीथ है आपका, ये आपका टीथ हो गया, मान लीजिए आपका टीथ हो गया, इसमें जो इंसीजर और कैनाइन है इनमें सिर्फ वन रूट मिलेगी, सिंगल वन रूट। ठीक है, जो झमेला करा ना वो इन्होंने करा, बस प्रीमोलर्स और मोलर्स ने। प्रीमोलर्स में भी यार ज्यादा कुछ नहीं है। देखो अगर किसी ये दांत है, मान लीजिए आपका ये दांत है, इसमें अगर ऐसे करके दो जड़ें निकल जाए तो उसे टू रूट कह देते हैं, और यहाँ पर अगर किसी दांत के अंदर ऐसे 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 करके तीन जड़ें निकल जाए उसे तीन रूट वाला कह देंगे। लेकिन बस इसमें अंतर क्या है, जो प्रीमोलर्स है आपके, प्रीमोलर्स अपर जो में अटैच होते हैं टू रूट से, दो रूट से, और लोअर जो में अटैच होते हैं एक रूट से, सिंगल। अपर वाले में होंगे दो रूट के साथ, लोअर वाले में होंगे वन रूट के साथ। और जो ये मोलर है, मोलर अपर में तीन रूट के साथ और लोअर में दो रूट के साथ। बस ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद करने वाली बात है। बस इतना ही था ह्यूमन टीथ में, ये आपके टाइप ऑफ टीथ हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला डेंटल फॉर्मूला। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला मतलब अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इज रिप्रेजेंट बाय डेंटल फॉर्मूला। इतना रखो, मतलब हमारे टीथ का जो अरेंजमेंट है वो अपर जॉ और लोअर जॉ में। तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर लो एंड लोअर जॉ, मतलब यहाँ से हम अगर टीथ का अपने जॉ निकाले, जबड़ा निकाले, उसका हाफ कर दें, मतलब इधर का हिस्सा। अरेंजमेंट ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, इधर के छोड़ो अभी, अपर एंड लोअर जॉ इन एक हाफ, मतलब पूरे जबड़े के हाफ का अपर और लोअर जॉ को बनाकर डेंटल फॉर्मूला दिया गया है। मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो ये है, अगर हम अपना जब किसी भी ह्यूमन का जबड़ा लें, उसे बीच में से यहाँ से हाफ कर दें, तो जो दांत इधर की तरफ है वो सेम इधर की तरफ भी होंगे। ठीक है, यहाँ से अगर इसे हाफ करें, जो दांत इधर की तरफ है वो इधर की तरफ भी होंगे। तो बिल्कुल सेंटर से इसका हाफ करके ये डेंटल फॉर्मूला दिया गया है। डेंटल फॉर्मूला जो है वो है इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर अपॉन इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। यहाँ से हमारे अंदर चार इंसीजर होते हैं, दो इधर दो इधर, चार इंसीजर होते हैं, दो कैनाइन होते हैं, एक इधर एक इधर, दो प्रीमोलर होते हैं, चार इंसीजर होगा, दो इधर दो इधर, दो कैनाइन होगा, एक इधर एक इधर, चार प्रीमोलर होते हैं, दो इधर, और छह मोलर होते हैं, तीन इधर तीन इधर। इसी बेस पे जो अडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है 2123 अपॉन 2123, यानी दो इंसीजर ऊपर यहाँ की इधर की तरफ। हाफ की बात चली, एक इस हाफ को छोड़ो, जैसे कि मान लीजिए ये आपका वो हो गया, मुंह हो गया आपका, इसका हाफ, ये इसका हमने हाफ कर दिया। तो दो अगर इंसीजर इधर की तरफ है, दो इंसीजर इधर की तरफ होंगे, ठीक है, और एक अगर आपका कैनाइन इधर की तरफ है, कैनाइन मैंने आपको बताया था नोकीला होता जो काटने का काम आता, ये एक कैनाइन इधर हो गया, कैनाइन इधर हो गया। प्रीमोलर दाढ़ हो गई, इसे आप ऐसे समझ लीजिए, हल्का सा डिजाइन, ये आपका प्रीमोलर हो गए, दो प्रीमोलर इधर दो प्रीमोलर इधर हो गए। ठीक है, इतना समझ लिया। अब आती है आपकी मोलर। हम अडल्ट की बात कर रहे हैं, तो अडल्ट की बात करेंगे तो प्रीमोलर कितने होंगे, तीन। ये हो गए आपके प्रीमोलर, यानी इसकी अक्कड़ दाढ़ भी वेल डेवलप है। अब ये गिन लीजिए आपके, ये होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 ऊपर हो गए अपर के जॉ में, 16 नीचे के जॉ में होंगे। तो इस तरीके से ये आपके अडल्ट में 32 होते हैं, ये आपके 32 होते हैं अडल्ट में। ठीक है, अब जो हमने जो प्राइमरी डेंटिशन पढ़ा था, जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। मिल्क टीथ में मैंने क्या बताया था, एक तो इसमें प्रीमोलर नहीं होते, तो ये प्रीमोलर की जगह यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, एक इसमें मोलर भी कम होता है, मोलर कम बताया था, तो 3 मोलर अडल्ट में होते हैं, यहाँ 2 ही मोलर होते हैं। तो उसके बेस में इसमें कितने टीथ हो गए,
आप खुद काउंट करो, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो यानी कि 5 इधर के हो गए, 5 इधर के हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इधर 5 इधर, कितने हो गए टोटल 20 ही आया ना उसका पिछली बार। और एक मैंने नई टर्म बताई थी आपको तीसरी, मोनोफायोडोंट, मतलब ऐसे टीथ जो मिल्क टीथ के बाद, जब मिल्क टीथ रिप्लेस होते हैं उसके बाद ऐड होते हैं हमारे जॉ में। तो वो कितने हैं, वो है देखो उसमें आखिर के जो प्रीमोलर ऐड होते हैं, एक तो 2 प्रीमोलर ऐड होता है, 1 मोलर ऐड होता है अक्कड़दांत। तो कितने होगा, 2 1 3, 2 1 3, 3 ऊपर 3 ऊपर, तो यानी कि 3 यहाँ 3 यहाँ, ये इधर के एक तो ये प्रीमोलर ऐड होता है और ये दो प्रीमोलर ऐड होते हैं, 1 मोलर ऐड होता है, 3 ऐड होते हैं। तो 3 यहाँ 3 यहाँ, ऐसी 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 3 6, 3 और 3 6, यानी कि 3 और 3 6, यानी कि ये होगा आपके 12, ठीक है। अब आओ एक नया है, जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिख दिया जिससे आपको याद रहे। अब एक 16 ईयर ओल्ड बॉय समझ लीजिए, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेंटल फॉर्मूला होगा ये 2122 अपॉन 2122। आप पूछेंगे ये कैसे, क्यों, क्योंकि जो अडल्ट जो ये अक्कड़दांत निकलती है ना, वो एक एज, जो एक सर्टेन एज के बाद ही निकलती है, भले ही आप अडल्ट हो जाओ, लेकिन ये जो बिल्कुल अडल्ट एज यानी कि आपके मम्मी पापा की उम्र में निकलती है दांत, तो यहाँ पर ये गायब होती है। तो कितना होगा, 2 2 4 2 6 1 7, 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये इसके 28 टीथ होते हैं। इतना सा आपका डेंटल फॉर्मूला था। डेंटल फॉर्मूला कुछ नहीं है, हाफ ऑफ अपर जो और लोअर जो, मतलब ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े को हाफ करके डेंटल फॉर्मूला दिया गया है। इस डेंटल फॉर्मूले के आधार पर हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, जैसे आपका अडल्ट में होगा 32, मिल्क टीथ होगा आपके 20, मोनोफाइडोन जो यहाँ पर ऐड होते हैं 32 बनने के लिए 12, और 16 ईयर ओल्ड बॉय में एक आपकी मोलर नहीं होती जो सर्टेन एज के बाद निकलती है, इसलिए उसके अंदर 28 दांत होते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला ये है, इंसीरियर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीरियर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2123 अपॉन 2123, ये आपका डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। ये था आपका डेंटल फॉर्मूला। अब हम आगे बताएंगे आपको टंग के बारे में। ह्यूमन टीथ के बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है टंग, जीभ, इसको हम जीभ कहते हैं। जीभ है क्या, टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मसल्स ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर बाय ऑफ ओरल कैविटी बाय इंगुलर फ्रेनुलम। मतलब टंग जो है एक फ्रीली मूवेबल, मतलब बिना किसी रोक टोक के मूव होने वाली है, मतलब आप अपनी जीभ को कंट्रोल अपने आप ही, मतलब फ्रीली मूवेबल मसल्स है, ऑर्गन है, अटैच टू द फ्लोर, फ्लोर के साथ, मतलब हमारी जो नीचे की देखो जीभ ऊपर करो तो, लेकिन एक मसल ऑर्गन मसल से अटैच होती है ना, वो फ्लोर के साथ, नीचे की ओरल कैविटी की जो फ्लोर है उसके साथ हमारी टंग एक मसल के साथ अटैच होती है, उसे कहते हैं लिंगुलर फ्रेनुलम। इसके थ्रू हमारी जो टंग है जो फ्रीली मूवेबल है, इसके अंदर हड्डी नहीं होती, मान मसल्स ही है बस, फ्रीली मूवेबल मसल, वो इस लिंगुलर फ्रेनुलम के थ्रू हमारी सरफेस जो फ्लोरल सरफेस है ओरल कैविटी उसके साथ अटैच होती है, ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिला, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड। मतलब जो अपर सरफेस है टंग की, मान लीजिए टंग है, ये आपकी टंग की अपर सरफेस हो गई, हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिला, उसके अंदर एक स्मॉल प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम पेपिला कहते हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। और सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड, किसी किसी के अंदर टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका वो हो गया पेपिला, इसके अंदर ये आपके टेस्ट बर्ड हो गए, ठीक है, ये आपके ये टेस्ट बर्ड हो गए, ये नब हो गई, ये टेस्ट बर्ड हो गए आपके, ये आपकी टंग की सरफेस हो गई, ठीक है। टंग की सरफेस पे ये आपके पेपिला हो गए, स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिले, हम पेपिला कहते हैं।
जिसके अंदर किसी किसी के अंदर टेस्ट बर्ड भी होते हैं। ये टेस्ट बर्ड नर्व से अटैच होते हैं और नर्व सीधा ये सिग्नल हमारे ब्रेन पे लेके जाती है कि भाई इसने ये खाना खाया है, ये नमका खाना है, इसने चाय पी है, ये मीठी चाय है, ये टेस्ट बर्ड बताते हैं। और ऑन एन एवरेज ह्यूमन टंग हैज 2000 to 800 टेस्ट बर्ड। एक ह्यूमन टंग के ऊपर एवरेज अनुसार 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड होते हैं। और ये सारे टेस्ट बर्ड जो है हर 10 दिन मतलब हर 10 डेज के अंदर अंदर रिन्यूअल होते हैं। मतलब हर 10 दिन, हर जो लाइफ स्पैन है इनकी जो टेस्ट बर्ड की वो एवरेज निकाली गई है, वो 10 दिन की होती है लाइफ स्पैन। ठीक है, टंग का समझ में आ गया। टंग क्या है? एक फ्रीली मूवेबल मसल है जो हमारी ओरल कैविटी की जो नीचे की सरफेस है उसके थ्रू अटैच है। किसके द्वारा? लिंगुलर फ्रीनुलम, इसके द्वारा हमारी टंग इसके साथ अटैच है। ठीक है, हर टंग के सरफेस पे एक स्मॉल प्रोजेक्शन होती है जिसे हम पेपिला कहते हैं। हर किसी पेपिला के अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होते, किसी किसी के अंदर होते हैं। इंटेरियर टेस्ट बर्ड जो है हमारी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन से अटैच होते हैं, जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई इस आदमी ने ये खाया है। और जो एवरेज है वो ह्यूमन टंग के ऊपर 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड होते हैं। और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 10 दिन, मिनिमम एवरेज निकाला गया है वो 10 दिन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो ओरल कैविटी है वो खत्म होती है। और ओरल कैविटी के बाद अब हमारा शुरू होगा फेनिक्स। फेनिक्स हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।